Hello, my dear friends. Welcome to the next session of Pre-Foundation 2027 for all the students who are preparing for IPMAT, JIPMAT, and other management entrance test. For the admissions for integrated program in management, of course, हमें पता ही है ये and different UG programs जैसे Symbiosis में there are different UG programs that you will appear for SET. एनपैट का एग्जाम होता है। तो इन सारे एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए जहां पे भी लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन टेस्ट होता है, सो वी आर कवरिंग द बेसिक्स, द फाउंडेशन टेक्निक्स, so that you will be able to understand the higher level concepts that will be taught in your classes, right? तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होगा उस पे बात शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस 2 सेशंस में क्या क्या किया है, प्री फाउंडेशन में हमने पिछले 2 सेशंस में क्या क्या किया है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली लास्ट 2 सेशंस दैट आई टुक वर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग एज वी ऑल नो दैट बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजीज, देन क्लॉक्स, कैलेंडर्स, क्यूब्स। तो हमने यहाँ पे 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे इन द लास्ट 2 लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था लीनियर अरेंजमेंट्स। तो लीनियर अरेंजमेंट्स के बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया था एंड वी डिड 1 सेट ऑन लीनियर अरेंजमेंट्स, and then in the last session we took some concepts on number and alphabet series. Now number and alphabet series बहुत ही important area है and you can easily find 2 to 3 questions in JIPMAT और IPMAT रोहतक exam, right? Now आज ये सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बट एक दूसरी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं, right? Now one of the another very important areas that will be tested in these exams, IPMAT Indore, IPMAT Rohtak and JIPMAT exam, इन तीनों एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो आई स्पेंड 1 मिनट ऑन जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत 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 ही इजी चीज होती है, ओके? एंड इन योर एग्जाम दीज आर, यू कैन कॉल देम फ्री के मार्क्स होते हैं ये, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेशंस, नंबर्स से कंफर्टेबल हो जाओ, तो आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, जैसे जिपमैट में लास्ट 2-3 इयर्स में 7 क्वेश्चंस हमें मिले हैं एक एग्जाम में, तो 7 क्वेश्चंस इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्स। तो अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो कैलकुलेशन से, then you can easily score 28 marks out of these 7 questions. 7 questions, 4 marks का एक क्वेश्चन होता है, 28 marks बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। एंड आउट ऑफ दीज 7 क्वेश्चंस, एक या 2 क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से ज्यादा लेंदी होते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी फिनिश्ड इन समवेयर अराउंड 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स, प्रोवाइडेड, देख मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोवाइडेड आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई हो। ऐसा नहीं है कि आप ये मेरा लेक्चर अटेंड कर लो एंड सीधा एग्जाम में जाके बैठो और मेरे को आके बोलो कि सर आपने तो बोला था 30 सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे, हमसे तो 2-2 मिनट में भी नहीं हो पा रहे। तो बेटा थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड कंफर्टेबल होना पड़ेगा विद दीज नंबर्स, ओके? नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है ये पहले समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको कुछ डेटा गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। अब वो चार्ट्स कैसे भी हो सकते हैं, डेटा जो गिवन हो सकता है वो एक टेबल की फॉर्म में हो सकता है। जैसे डेटा क्या हो सकता है, आपको 5 कंट्रीज की पॉपुलेशन गिवन है इन 6 डिफरेंट ईयर्स, तो 5 कंट्रीज हो गई, तो देयर विल बी 5 कॉलम्स एंड 6 डिफरेंट ईयर्स, देयर विल बी 6 रोज। सो 2020 की पॉपुलेशन दी हुई है पांचों कंट्रीज की, 2021, 22, 23, 24, 25। तो फॉर दीज 6 इयर्स आपको 5 कंट्रीज की पॉपुलेशन गिवन है एंड ऑब्वियसली ये पॉपुलेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ओके? सो अब जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी यूजिंग दिस डेटा दैट इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब टेबल की जगह डेटा हमें बार ग्राफ में गिवन हो सकता है, लाइन चार्ट की फॉर्म में गिवन हो सकता है, पाई चार्ट्स की फॉर्म में गिवन हो सकता है। डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो विल गेट कंफर्टेबल
विद दिस डेटा, जो भी हमें डेटा गिवन होगा उससे हमें कंफर्टेबल होना है, राइट? ठीक है, अब डेटा अगर टेबल की फॉर्म में है तो डेटा को पिक करना तो बहुत आसान है। अगर डेटा बार ग्राफ की फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में नहीं है, बार ग्राफ की फॉर्म में है, लाइन ग्राफ में है, पाई चार्ट में है, तो हमें अब ये वाले डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा हमें रीड करना आना चाहिए। तो इन सब्सिक्वेंट क्लासेस आई विल बी पिकिंग अप वन डेटा सेट एट अ टाइम, ठीक है, एंड हम उस पे क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको डेटा आराम से समझ में आ जाए पिक कैसे करना है, ठीक है। अब सिर्फ डेटा तो पिक नहीं करना ना, उस डेटा की फॉर्म में डेटा के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस क्या होंगे? थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे। लेट्स से आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज 5 कंट्रीज इन 2022। तो आपको 5 नंबर्स ऐड करने हैं। Let's say they will ask you what is the population of A as a percentage of the total population in a given year. तो population of A as the percentage of total population of these 5 countries. तो आपको क्या करना है? population of A divided by total population multiplied by 100. तो percentages का यूज यहां पे आएगा। अब आपने एक्सप्रेशन तो फॉर्म कर लिया, बट एक्सप्रेशन फॉर्म करने के बाद आपको कैलकुलेशन भी करनी है, बिकॉज इन सम ऑफ दीज एग्जाम्स आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा यूज करना, ठीक है ना। तो अब हमें इन्हीं चीजों पे इसी डायरेक्शन में मूव करना है, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी कंफर्टेबल विद द डेटा एंड देन वी शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कवर करेंगे ना विनीत सर और पार्थ सर, तो हमें उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, एंड दोस टॉपिक्स विल इनडायरेक्टली हेल्प यू इन डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल। ऑलराइट, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है। अब देखते हैं, सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, एंड फाउंडेशंस आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन टेक्निक्स, राइट। So first of all, let's spend a few minutes in understanding कि calculation techniques पे हमें किस तरीके से work करना है। So there are two main important things that we need to work on अपनी calculations को improve करने के लिए। तो first thing is approximation techniques and the second thing is percentage equivalence of fractions, right? Now both these things will be taught to you in quantitative aptitude as well, and मैं यहाँ पे data interpretation में भी आपको गाइड करूंगा कि अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। कैलकुलेशन टेक्निक्स में अप्रोक्सीमेशन टेक्निक क्या होता है? कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेशन टेक्निक क्या होता है? हमें किस हद तक अप्रोक्सीमेशंस करना चाहिए, किस हद तक अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अप्रोक्सीमेशंस टोटली डिपेंड करेंगी आपको ऑप्शंस किस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो हम अप्रोक्सीमेशंस खुल के लगा सकते हैं। अगर ऑप्शंस बहुत पास पास हैं तो वी हैव टू बी अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव, बहुत ध्यान से हमें अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स अप्लाई करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 183 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 183, कितना परसेंटेज है 400 का, ठीक है। अब जहां तक ये देखा जाए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। हम इसका आंसर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, 183 अपॉन 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमें ये सॉल्व करना है। और हम कैसे सॉल्व करते हैं? 0 से 0 कैंसिल एंड 183 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूं 45 पॉइंट, मतलब चलो मैं एग्जैक्टली बता देता हूं 45.75 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये तो क्वेश्चन इजी था हमारे लिए। अब लेट्स से क्वेश्चन आता है 183 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 403। 183 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 403। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे हम डगमगा जाते हैं यार, हम परेशान हो जाते हैं कि अब इस कैलकुलेशन को करें कैसे, बिकॉज कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। वहां पे तो आपको बहुत इजीली दिख गया कि यार 00 कैंसिल हो रहा है, 00 कैंसिल किया एंड 183 को 4 से डिवाइड करना था। अब यहां पे हम अटक जाते हैं
टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशंस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो अब यहां पे अगर आपको अपनी जान बचानी है, टाइम सेव करना है, तो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स का यूज आता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 403 है अगर मैं इसको 400 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सिर्फ 3 से कम किया है, 403 की जगह मैंने 400 अज्यूम कर लिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 45.75। ये अभी देख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, अभी कंफर्टेबल लग रहा होगा बिकॉज ऑलरेडी हम ये वाली कैलकुलेशन देख चुके हैं। बट अगर ये वाली स्टैंड अलोन अकेली कैलकुलेशन तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो भाई डर तो लगेगा ही। ओके, तो 403 की जगह अगर मैंने 400 अज्यूम कर लिया, तो मेरा आंसर आएगा 45.75। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैंने क्या किया, 403 की जगह 400 कर दिया कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। बट ये तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है ना, ऑब्वियसली ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। हाँ, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर इससे बड़ा होना चाहिए या छोटा, सबसे पहले ये चीज समझने की बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर को 400 बना दिया, मैंने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो मेरा आंसर बढ़ जाएगा, माय नंबर, माय वैल्यू, माय आंसर विल इंक्रीज। ठीक है ना, बट एक्चुअली में डिनोमिनेटर क्या था, 403 था, तो 403 इज बिगर देन 400, तो मेरा जो आंसर होगा दैट शुड बी स्मॉलर देन 45.75। ठीक है, अब मैंने अप्रोक्सीमेशन टेक्निक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि टोटली डिपेंड करेगा कि हमारे ऑप्शंस किस तरीके से हैं। तो लेट्स से यहां पे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस यहां पे लिख रहा हूं। सो एक ऑप्शन है 42, एक ऑप्शन है 45, एक ऑप्शन है 51, एक ऑप्शन है 56। एंड आपको क्या करना है, आपको क्लोजेस्ट आंसर मार्क करना है। तो क्लोजेस्ट आंसर मार्क करना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, विच ऑप्शन विल यू मार्क। आपको पता है कि आपका आंसर 45.75 से थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब 45 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अब 45 पॉइंट समथिंग, क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा, 45। ठीक है, इवन इफ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 42.63, राइट, 58.2, 45.4, 63.9, इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं, तब भी आपके पास बहुत ही इजी वे आउट है आंसर मार्क करने के लिए। आप 45.4 बहुत इजीली आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, बट अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं 45.1, 45.2, आप में से कोई ना कोई स्टूडेंट मुझसे पूछेगा ही क्लास में, सर हम क्या करें अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं 45.2, 45.4, 45.6 एंड सो ऑन। तो सिंपल सी बात है, तो हमें टाइम इन्वेस्ट करके एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, ये मेरे पे फेथ रखो, जैसे आप बोल रहे हो ना 45.2, 45.4, 45.6, 45.8, इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं आते। हाँ, इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं आते, वो आपकी कैलकुलेशंस चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मींस क्या आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं, वो ये चीज चेक कर रहे हैं। वो ये नहीं चेक करे कि आप डिविजन्स में कितने स्ट्रांग हो, आप मल्टीप्लिकेशंस में कितने स्ट्रांग हो, बिल्कुल भी नहीं। सो डोंट बी स्केर्ड अबाउट कि आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, बट अगर बाय चांस अगर हमारे पास ऑप्शंस इतने क्लोज आ गए तो करना पड़ेगा, बट मैंने कभी इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं देखे, बिलीव मी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स। ओके, अब ये चीजें कैसे आएंगी समझ में तो अभी आ गई जैसे मैंने समझाया, बट ये चीज अप्लाई कैसे कर पाओगे, यूज में कैसे ला पाओगे, तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स आपको इस टाइप की चीजों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस। अब ये किस चिड़िया का नाम है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को लाइक यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस, बट इफ यू आर नॉट, आई क्विकली डू दैट। एंड मैं आपको आइडिया भी दे देता हूं कि परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस को किस रेंज तक, कहां तक याद करना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। तो लेट्स से क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैलकुलेट 50% ऑफ 250। ओके, तो 50% ऑफ 250 कैलकुलेट करने के लिए आई एम श्योर आप ऐसे तो नहीं लिखते होगे कि 50 अपॉन 100 इंटू 250,
अब कैंसिल कैंसिल खेला, हाँ कैंसिल कैंसिल का गेम खेला और फिर मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाला, नहीं। 50% कैलकुलेट करने के लिए किसी भी चीज का 50% क्या होता है, हाफ ऑफ दैट वैल्यू। तो आप क्या करते हो, 50% कैलकुलेट करने की जगह इस नंबर का हाफ कैलकुलेट कर देते हो, विच सीम्स टू बी अ लिटिल इजियर एज वेल एज फास्टर, है ना। तो 125 250 का आधा होता है 125, राइट। तो आपने किया क्या यहां पे, आपने क्या किया, इस परसेंटेज को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, हाँ 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इट कैन बी सेड दैट इस फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना है, 50%। 1/2 को हम 50% लिख सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा 50% को 1/2 लिख सकते हैं। तो परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन और ये उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट है। हाँ, जब हम ऐसा करते हैं तो हम कैलकुलेशंस को इजी बना रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट 33.33% ऑफ, कोई भी एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, 342, ठीक है। अब ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। 33.33% कैन बी रिटन एज 1/3, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। सो 1/3 ऑफ 342 कैलकुलेट करना है एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो 342 का 1/3 कितना होगा, 114। सो 114 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, अब यहां पे तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो परसेंटेजेस है ना, ये बहुत इजी वाले परसेंटेजेस ले रहा हूं। इट मे बी पॉसिबल दैट यू विल हैव स्लाइटली डिफिकल्ट परसेंटेजेस, ओके, बट ये चीज ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करें, कर सकते हैं बट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। उन्हीं परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो जिनका हम इजियर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 12.5%, 12.5% of anything is 1/8 of that number. तो 12.5% आपको कैलकुलेट करना है, उसकी जगह अगर आप 1/8 लिख दोगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। ओके, सो लाइकवाइज देयर आर परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस, राइट, जो आपको याद करने हैं कहां से कहां तक। मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1/2 का हमें पता है 50%, 1/3 के लिए हमें पता है 33.33%, 1/4 के लिए पता है 25%, 1/5 इज 20%, 1/6 16.67%, 1/7 14.28%। मुझे तो याद है, मुझे तो 1/30 तक याद है, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप ये चीज 1/20 तक याद कर लेते हो then it will be good for you. Later on हम रेंज इंक्रीज करेंगे, बट अभी तक के लिए 1/20 तक याद कर लो। अब याद कैसे करोगे, ये तो मैंने कुछ लिख दिया है, अब इसके बाद कैसे लिखोगे, कैलकुलेटर यूज करके लिख लो, एक्सेल शीट पे फॉर्मूला अप्लाई करके लिख लो, बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट पे से कॉपी कर लो। तो आपको क्या करना है, 1/20 तक के परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस कहीं ना कहीं से ऑब्टेन करने हैं एंड उनको याद कर लेना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। ओके, अब ये और भी अच्छे तरीके से अगर आपको करना है तो कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या और एप्लीकेशंस हैं। जैसे 25% ऑफ समथिंग इज 1/8, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 37.5% ऑफ 512, अब ये भी डिफिकल्ट नंबर है, ये भी डिफिकल्ट परसेंटेज है। तो प्रैक्टिस के बाद आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये जो 37.5% है, ये 12.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 37.5% आ जाएगा। तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 37.5%। तो आई कैन से दैट इसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा वो इसका 3 टाइम्स होगा। 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 3/8, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 512, आराम से अब निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। हाँ, तो ये कैंसिल किया, 64 आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाइड 3 इज 192 एंड काम खत्म। ओके, सोचो कितना इजी हो गया।
कहाँ हम ये परसेंटेज कैलकुलेट करते, फिर आंसर निकालते, बहुत टाइम लगता। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते के साथ ही चीजें थोड़ी फास्ट हो जाती है। ओके, सो एग्जाम में यही चाहिए हमें, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते के साथ ही स्पीड तो इंक्रीज हो गई, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते के साथ ही आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज गलती होने के चांसेस यहां पे ज्यादा है कैलकुलेशन में और यहां पे कम है। जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बेसिक फाउंडेशन जहां से आपको स्टार्ट करनी है अपनी कैलकुलेशन टेक्निक्स की जर्नी। ओके, अब एक बहुत सिंपल सीधा साधा सा क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या आपके सामने हो सकता है। सो डेटा, पहले एक बार डेटा पे नजर डाल लो, नीचे क्वेश्चन भी लिखा है। सो दिस कैन बी द वे इन विच द डेटा कैन बी गिवन टू अस। अब ना इस डेटा को देख के हमें ओवरवेल्म नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हाँ, डेटा में बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ दो। अब एक एक नंबर को रीड करोगे क्या फायदा होगा। हाँ, तो यू जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट कि इस टेबल में गिवन क्या है। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर यहां पे गिवन है, फूड, हाउस रेंट एंड सो ऑन, और नीचे टोटल भी गिवन है। ठीक है, देन एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स। सो ईयर वाइज यहां पे बहुत सारे ईयर का डेटा दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, पॉपुलेशन ऑफ 6 डिफरेंट कंट्रीज इन 5 डिफरेंट ईयर्स। तो उसी तरीके से यहां पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और इन डिफरेंट ईयर्स। तो 2011 में एक्सपेंडिचर ये है और टोटल एक्सपेंडिचर इतना है। 2012 का एक्सपेंडिचर, 2013 एंड सो ऑन डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, अब वर्टिकली भी सम दिया हुआ है एंड हॉरिजॉन्टली भी सम दिया हुआ है, और टोटल एक्सपेंडिचर अक्रॉस ऑल दीज इयर्स, इन सब का भी सम दिया हुआ है। हाँ, तो ये सब दिया हुआ है, जस्ट इस पे एक नजर डालो एंड जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन को रीड करना शुरू करो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जस्ट रीड इट आउट एंड ट्राई टू गिव मी एन आंसर फॉर दिस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग 2011 टू 2015। 2011 से 2015 में परसेंटेज इंक्रीज कितना था ऑन एजुकेशन। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज चेंज, वैल्यू में कितना चेंज आया है, डिवाइडेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, बट डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं 2011 में कितना वैल्यू था और 2015 में कितना वैल्यू था, कहां? एजुकेशन। सो एजुकेशन का हेड ये रहा, मैंने मार्क कर दिया। 2011 the value was 150 and 2015 the value became 300। ओके, सो इनिशियल वैल्यू मेरे पास है 150 और फाइनल वैल्यू है 300। ओके, सो चेंज कितने का आया? 150 से 300, चेंज इज 150, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा? चेंज दैट इज 150 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अभी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं है, कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं। 150 से 150 कैंसिल एंड आंसर कितना आ जाना चाहिए? 100%। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो सकती थी। इनिशियल वैल्यू 150 गिवन है, फाइनल 320 गिवन हो सकता था, फाइनल 400 गिवन हो सकता था, इनिशियल वैल्यू 90 गिवन हो सकती थी, 83 गिवन हो सकती थी। ओके, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इसका आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेशंस हम स्लोली एंड ग्रेजुअली टफ करते रहेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो लुक एट दिस वन, आंसर निकालने की कोशिश करो।
कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द 5 years टुगेदर, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द 5 years टुगेदर, वो कितना है? सबसे नीचे सबसे कोने में ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, 10,500। डन। व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट? हाउस रेंट, हाउस रेंट का कितना है? 1050। अब ये किसी ईयर की बात नहीं कर रहा है। कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल 5 years, पांचों साल का हमें कंसिडर करना है। तो फॉर ऑल 5 years हाउस रेंट कितना है? 1050 एंड टोटल कितना है? 10,500। तो व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट? हाउस रेंट का कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर? तो हाउस रेंट पे कितना खर्चा किया मैंने? 1050 एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर लो, कैंसिल कैंसिल, 105 कैंसिल, कितना बचा? 10%। तो 10% should be the answer of this question, which is option B. ओके, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा सा अब डिफिकल्ट करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द रेलिवेंस ऑफ वन थिंग जो मैंने आज आपको क्लास में बताई थी। जस्ट टू एक्सप्लेन यू द रेलिवेंस ऑफ दैट। क्वेश्चन देखो आराम से, आंसर निकालने की कोशिश करो एंड फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। So the expenditure on clothing in the year 2012 is what percentage of total expenditure of the year 2012? Okay. Now the expenditure on clothing in the year 2012. 2012 clothing. So 2012 ये रहा, clothing ये रहा. So यहाँ पे कितना खर्चा है? 100,000. ठीक है, सब वैल्यूज थाउजेंड्स में गिवन है, इस चीज को फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। So clothing, it is 100, right? Is what percentage of total expenditure of the year 2012? 2012 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1700। सो 2012 का क्लोथिंग में खर्चा कितना है? 100 रुपए, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2012 विच इज 1700 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 17। अब हम क्या करेंगे? 100 को 17 से डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो 100 से को 17 से डिवाइड करेंगे एंड वैल्यू निकालेंगे, राइट। अब इसमें हमारा क्या खर्च होगा? थोड़ा सा टाइम खर्च होगा, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट, कितना भी खर्चा हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 30 सेकेंड्स तो लगेंगे लगेंगे इस कैलकुलेशन को करने में। बट इफ यू रिमेंबर परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस अप टिल 1/20, जैसा मैंने बोला है ना, पीछे चलते हैं तो मैं ये वाला फ्रैक्शन भी लिख देता हूं। तो अगर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस याद है, मैंने यहां पे 1/20 तक बोला हुआ है, तो 1/17 का अगर मैं आपको पहले ही बता देता हूं और आपको पहले ही याद है, 1/17 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 5.88%। और ये आपको याद है एग्जाम में जाने से पहले, और आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है जो अभी आया है। तो क्वेश्चन क्या आया? ये क्वेश्चन था 100 अपॉन 1700, 100 डिवाइडेड बाय 1700, ये क्या हो जाएगा? 1/17। 1/17 फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 5.88। आप ऑप्शंस देख सकते हो, 5.88। सो इफ यू रिमेंबर दिस फ्रैक्शन, इफ यू रिमेंबर द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो भाई आपके 30-40 सेकेंड्स जो कैलकुलेशन में आप वेस्ट करते और जहां पे थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस हो सकते थे, ठीक है, तो आप वो सारी चीजें अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, सो ये रेलिवेंस है परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस को याद करने की। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन इज,
the expenditure on food in the year 2011 is what percentage more or less than the expenditure on food in the year 2014? So 2011 में कितना है expenditure on food? It is 800. And next year कौन सा दिया हुआ है? 2014 में ये वैल्यू कितनी है? It is 1200. बहुत ही सही, ठीक है। सो ये दो नंबर्स हैं जो आपको कंपेयर करने हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। अब सबसे पहली चीज यहां पे ना परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट नहीं करना, यहां पे कहीं नहीं लिखा कि परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 800 से 1200 कितना इंक्रीज हुआ? 400 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100 और आंसर चिपका देंगे 50%, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। आंसर चाहे सही हो गलत हो, बट निकालने का तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, तो करना क्या है ये समझते हैं। तो क्वेश्चन इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन द ईयर 2011 इज, ये कितना है? 800 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन 1200? अब सबसे पहली चीज 800 1200 के कंपैरिजन में मोर है या लेस है? तो 800 छोटा है डेफिनेटली, सो इट इज लेस। तो मोर कैंसिल हो जाएगा एंड लेस पकड़ लेंगे हम। तो आंसर तो सबसे पहले आना चाहिए लेस। तो ऑप्शन ए से छुटकारा मिल गया, ऑप्शन सी से छुटकारा मिल गया, सिर्फ इतनी सी चीज देख के। लेट्स से 3 ऑप्शंस होते मोर, एक ऑप्शन होता लेस, तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना हमें अवेयरनेस रखना पड़ेगा, ठीक। अब 800 कितना लेस है 1200 से? तो ऑब्वियसली 400 लेस है। अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डिनोमिनेटर चाहिए, तो डिनोमिनेटर में मैं 800 रखूंगा या 1200? तो सिंपल सी बात है इस टाइप के क्वेश्चंस में, देन दिस वैल्यू बोला हुआ है, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ 2014, देन 1200, राइट। सो देन है तो 1200 नीचे चला जाएगा। ओके, सो फ्रैक्शन वाइज इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 आ जाएगा एंड 1/3 का इक्विवेलेंट आपको पता है 33.33%। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लेस ऑलरेडी पकड़ चुके थे 33.33, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ हैव अ लुक एट दिस। डन। तो हमें यही चीजें करनी है, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से और इससे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब तक आप एग्जाम तक पहुंचोगे, अभी तो 1 साल है, तब तक आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक समझ में आ चुकी होंगी, आपको परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस अच्छे से याद होंगे। सो यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ मच बेटर वे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल मेरी साइड से यहां पे इस क्लास में। अभी यहां पे ही छोड़ रहा हूं आप लोगों को, बट अभी मैं एग्जाम के लिए नहीं छोड़ रहा हूं आपको, ठीक है। सो मेनी मोर सेशंस टू कम, मेनी मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस इन दीज सेशंस ऑन यूट्यूब। ऑल द बेस्ट, विल सी यू अगेन, बाय बाय।